की स्टोरीज हैं अजय बताएं। ये देखिए साहब, पहली बात तो विजय जी, हम जब देख ही रहे हैं ग्लोबल क्यूज काफी कमजोर है, तो गैप डाउन के साथ उतरने वाले हैं हम। तो उसके बाद आईपीओज की बात आ गई है। कल जेएसडब्ल्यू का लिस्टिंग बहुत शानदार हुई है, वहां पे फॉलो अप बाइंग आएगी या नहीं। तो आपके हिसाब से आज के ये लिस्ट से आप देखिए, स्टॉक से न्यूज है, बड़ी खबर आज के हिसाब से क्या होनी चाहिए? देखो यार, मेरे को तो ये समझ में आता है जो आप बताए ना ग्लोबल क्लूज जो खराब है, ये अच्छा कब था? ये मेरे को बताइए। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम यही सुनते जा रहे हैं। अब रिसेशन आया, तब रिसेशन आया, इन्फ्लेशन आ गया, इंटरेस्ट रेट हो गई, ये तो चलते जा रहा है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मार्केट क्या करता है ना, एक चीज को जब डर लगता है, बार बार वो चीज जब रिपीट होती रहती है ना, तो जब तक उसके अच्छे परिणाम नहीं होते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गई और शेयर बाजार बढ़ रहा है। अब जर्मनी ऑल टाइम हाई पे चला गया, तो ये हमको, और जो सबसे पहले रिसेशन में गई जो कंट्री ऑफिशियली जो डेवलप्ड कंट्री है, वो सबसे पहले रिसेशन में गई वो, और जिन्हें अनाउंस किया उसने, वो ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो ये हमको दूसरी स्टोरी बता रहा है। ऐसे लग रहा है आगे जैसे ये इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट और ये एंकर ये कुछ और स्टोरी बेच रहे हैं। आप लोग के लिए नहीं बोल रहा, बाजार किसी और धुन में चल रहा है और बाजार कहीं और चल रहा है। तो आपको मार्केट को फॉलो करना, मार्केट आपको फॉलो नहीं करने वाला। ये हमको ये आपसे आज अगर हमें न्यूज लिस्ट बनानी है तो ग्लोबल मार्केट पे तवज्जो ज्यादा नहीं देनी चाहिए। हाँ, वो अपनी अलग चाल चल रहे हैं। हम हिंदुस्तान के जो चाल है, जो यहाँ की जो इकोनॉमी है, वो मेरे ख्याल से एक अलग रास्ता दिखा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन रिएक्शन आएगा नहीं। आप बहाना दे देंगे कि आज यूएस हो गया इस बोलकर हमारे यहाँ मार्केट गिर गया। ये तो चलता रहेगा, ये तो उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। एक और बड़ी खबर दिखाई दे रही है लिस्ट में विजय जी, और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का QIP। आपने नजर डाली होगी, भले ही पोर्टफोलियो एंगल से नहीं, बट एक बाजार के विशेषज्ञ की तरफ से, कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में टर्न अराउंड हुआ, वैदी जी ने कहा। आपको लगता है इसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा? कुछ 3,000 करोड़ रुपए QIP से रेज करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक और आईडीएफसी जैसे SME ओरिएंटेड बैंक्स पे कोई व्यू जनरली? तो ऐसा है कि अगर ये ग्रोथ रेट अगर चल रही है इंडिया के अंदर में, जो मेरे को समझ में आता है, और ये अच्छी बैंकें हैं, सब 15%, 12%, 17%, 18% की इनकी क्रेडिट ग्रोथ इनकी चल रही है, तो क्या जब मौका मिले तो पैसा उठा लेना चाहिए। शेयर बाजार कहीं के नहीं है हमें। तो अभी बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा लाइमलाइट में है, सब लोगों का ध्यान इसके अंदर में अच्छा ही है। और आईडीएफसी जो बैंक है वो अच्छा काम तो अच्छा ही कर रही है, और जिस हिसाब से उनको एक्सपेंड कर रहे हैं, और वो बार वैद्यनाथन जी आकर एक अच्छी स्पीचेज ऑफकोर्स देते हैं। यहाँ तक एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग इज देयर दैट आफ्टर कर्नाटका बैंक आपने कोई बड़े बैंक में निवेश नहीं किया। एक बैंक को देख करके या फाइनेंशियल सेक्टर को देख करके एक प्रकार का बिग पिक्चर जो है, जो आप हमेशा देखते हैं, आप जो स्माइल का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसके अंदर बिग पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने बैंक्स में निवेश क्यों नहीं करा? इसलिए नहीं किया, मैंने बीच में किया मैं बैंक के अंदर में, लेकिन मैं उसमें टिका नहीं रह पाया, क्योंकि कर्नाटका बैंक में मेरे को बड़ा झटका लग गया। वो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो इतना वो गिर सकता, क्योंकि साइकिल में अब साइकिल के अंदर में मैं उसके अंदर में आ गया, तो इस बोल के वो थोड़ा सा हो गया, तो मैं थोड़ा कॉशियस हो गया। लेकिन बीच में मैं बैंकों पे काम करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे को सस्ते लगते हैं जो बैंक है। मेनली ये भी समझिए जो PSUs बैंक है वो जैसे मेरे को सस्ते लगते हैं। अभी भी मेरे बैंक पे पोजीशन है, तो बीच में काम करते रहता हूँ। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ गेस्ट एडिटर के तौर पे, जो हमने शुरुआती आपको अपनी डेस्क से भी बातचीत करनी शुरुआई थी, हमारे साथ विजय केडिया जी हमारे आज गेस्ट एडिटर हैं, निकुंज हमारे मैनेजर एडिटर साथ में। तो मैं थोड़ा सा समय को पीछे लेके जाऊंगा विजय जी। बाजार आपके सामने अभी खुला है। जिन दिनों में आप ट्रेडर हुआ करते थे कुछ दशक पहले, बाजार की ओपनिंग को कैसे देखते हैं आप? ऐसे टिक बाय टिक कैसे देख रहे हैं आप बाजार को आज? यार मेरे को लाइन याद आती है कि छोड़ाई हम वो गलियां। अभी माने वो भी एक एक्साइटमेंट था, वो भी दिवाली थी, ये भी एक दिवाली है, तो दोनों में अलग अलग फर्क है। उससे मैं ट्रेडिंग के टाइम में, तो आपका मतलब क्या, उसमें क्या एक्साइटमेंट था? कैसे बाजार खुलते हुए कैसे? नहीं, वो तो एक्साइटमेंट तो बाजार खुलने के पहले से ही चालू हो जाता है ना। और वो पेट में गुदगुदी चालू हो जाती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस समय तो इतने सब तो। लेकिन ये तो एक ठीक है, ये तो एक क्लब है, जैसे एक एक्साइटमेंट है, जैसे मैच के पहले का एक्साइटमेंट होता है या कोई किसी स्पोर्ट्स पहले, वैसे ये एक स्पोर्ट्स के जैसे देखते हैं कि वो एक एक्साइटमेंट चलता था। अभी भी ऐसी बात नहीं है। अभी भी जब ये यूएस गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया, अभी क्या होगा, ये होगा, ये सब दिमाग में चलते रहता है। लेकिन अभी थोड़ा मार्केट में अनुभव के साथ समझिए कि आप घिस के थोड़ा सा आप ये सीख जाते हो
कि इसमें मेरा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी वो थोड़ा जो लेवल है वो थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है कि हाँ भी जो होना है वो तो होता रहेगा, इसमें मैं मेरा क्या है इसके अंदर में इसको। आप ये तो नहीं पूछना चाह रहे कि छोटी छोटी बातों पे आपके दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ जाती हैं कि अगर यूएस मार्केट से कोई नेगेटिव क्लूज आए तो आप भी डर जाते हो अपने पोर्टफोलियो को लेकर? कोई नहीं दिख जाती। मैं तो कोई यूएस मार्केट में देखता भी नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, सुबह सुबह जब उठता हूँ और जब सब वो देखता हूँ तो जरूर देखता हूँ कि डाउ जोन क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इससे मेरे दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं आती है, मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनती है कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। वो सब कुछ नहीं है, जो होना है वो होने वाला है। और इसका अगर ऐसा सोचते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को रख नहीं पाओगे। आप अगर आप डेली की ट्रेडिंग करते हो कि आज लिया और शाम को बेचना है, कल बेचना है, तब आप स्ट्रेटेजी करनी चाहिए कि यूएस में क्या हो रहा है, डाउ जोन में क्या और नैस्डैक में क्या हो रहा है। अपने को जब बैठना है 5 साल 10 साल, तो कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी ये सीजन, कभी वो सीजन, ये रोज का क्रम है। तो इसमें टाइम बर्बाद करके, ये टाइम बर्बाद है। ये कोई अपने माइंड को जबरदस्ती आप क्लटर भर रहे हो। इसके अलावा आपको शांत रहना चाहिए कि देखते हैं, ये भी एक मजा है, वो होना चाहिए। आज सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, बेहतरीन आइडियाज़ आते हैं। हर 5 मिनट के अंदर जेन्युइन नए आइडियाज़ आपको या तो जनता बताती है या फिर आप कहीं ना कहीं डिस्कवर करते हैं। बिग मनी केडिया साहब इज़ मेड व्हेन यू मेक फ्यू मिस्टेक्स, व्हेन यू बेट ऑन फ्यू स्टॉक्स एंड व्हेन यू राइड द स्टोरी। तो आप कब डिसाइड, तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं क्या नहीं लेने का? बिकॉज ब्रोकरेजेस आइडियाज़ रोज़ देती हैं, सोशल मीडिया पे रोज़ वाद विवाद चलता है, मगर अगर मैं आपकी जर्नी देखूँ, एंड आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ ट्राइंग यू योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, यू मेड वेरी फ्यू मिस्टेक्स इन योर लाइफ, इन योर इन्वेस्टमेंट करियर। तो आप वो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है और इसको नहीं बेचना है? एक तो ये कि मैं दूसरे की आइडिया पर कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो मैं वो खाली उनसे डेटा कलेक्ट करता हूँ। जैसे समझिए ब्रोकर्स रिपोर्ट आती है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं मैं उनको बोलता हूँ तुम ब्रोकर्स रिपोर्ट पढ़ो, रोज 1 या 2 ब्रोकर्स रिपोर्ट पढ़ो, रोज 20 पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ो, लेकिन सालों भर पढ़ते रहो। उससे खाली ये सीखो कि वो लोग एनालाइज क्या करते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं, क्या डेटा को वो प्राथमिकता देते हैं इसके लिए। और तुम्हारा माइंड खुलेगा, जो किताबें पढ़कर नहीं खुलेगा। 500 किताबें पढ़ लोगे, उसके बाद में आप एक अच्छा स्टॉक पिकर नहीं बन सकते हो मेरे ख्याल से। लेकिन दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करके, उनसे सीख के मेरे ख्याल से आप एक रीजनेबल, एक नॉर्मल स्टॉक पिकर बन सकते हो। तो पहले बात तो है कि मैं किसी की रूमर पे या कोई टिप पे या किसी को बोलने से उस पर मैं नहीं करता हूँ। आप जो बोलते हैं लोग सुनते हैं। नहीं, वो समझिए अभी ऐसा है कि अभी जो अगर बोलता हूँ तो कुछ लोग सुन लेते होंगे, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। पहले मैं लोगों की सुनता था, लेकिन अपना दिमाग ये रहता है कि सुनना सबका, करना अपने मन का। तो सबको सुन के आपको अपना एक आइडिया क्रिएट करना है। तो मेरा हमेशा ध्यान इस चीज़ के रहता है कि डेटा कलेक्टर, इंफॉर्मेशन आपके पास में सब आती रहनी चाहिए। अब सबसे बड़ा ज्ञान जो मैं समझता हूँ शेयर बाजार में यूँ है कि क्या आपको नहीं करना है, ये ज़्यादा जरूरी है बजाय करने के। क्योंकि काम तो आपको एक ही करना है, आइडिया आपके पास में 5000 है, लेकिन काम आपको 1 साल में 1 या 2 ही करने का है। तो 4999 आइडिया आपको छोड़नी है। कैसे छोड़ते हैं? वो कलेक्टर से आपको अपने हिसाब को, मेरे ख्याल से मैं ऐसे छोड़ता हूं कि जैसे मेरे पास में 4 चीजें, मैं कई बार बोलता हूं कि समझिए आप वेजिटेरियन हैं, आप भिंडी खाते हैं, आपको प्रोटीन मिलता है आपको। मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं फिश खाता हूं, मेरे को प्रोटीन मिलता है। जैसे आपने पूछा बैंक के शेयर में लो, बैंक के शेयर मेरे पास है, थोड़े बहुत लिए, मैंने नहीं लिया तो मैंने दूसरी चीजों में लगाया। तो इसके लिए आपका खुद के माइंड का समन्वय आपकी आइडिया के साथ में होना चाहिए। ये मैंने लाइफ के अंदर में सीखा है। आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यवहार है, आप जो खुद हैं, वो शेयर के साथ में मिलना चाहिए। अगर उस शेयर के साथ में अगर आपका समन्वय नहीं हो रहा है तो आपके लिए वो शेयर अच्छा नहीं होएगा। आप जल्दी निकल जाओगे या देरी से निकल जाओगे, या आप कहीं ना कहीं उसके साथ में अपना ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी। केडिया साहब ने मुझे कुछ साल पहले बताया था, प्रियंका अजय, कि शेयर बाजार आपको वही देगा जो आप शेयर बाजार से मांगोगे। इट इज़ अबाउट हैविंग अ रिलेशनशिप। अगर आप शेयर बाजार को जुए का अड्डा ट्रीट करेंगे तो वो आपको वैसा ही रिटर्न देगा। अगर आप शेयर बाजार को, अगर आप एक लॉन्ग टर्म कामधेनु गाय के हिसाब से जो वेल्थ क्रिएट आपके लिए कर सकती है, आजीवन आपका ध्यान रख सकती है, आपकी आय का ध्यान रख सकती है, उम्र का ध्यान रख सकती है, तो उसको अगर आप वैसे ट्रीट करेंगे तो शेयर बाजार में उस प्रकार का आपको रिटर्न मिलेगा। इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप व्हाट यू हैव विद द मार्केट, विच डिफाइंस व्हाट यू विल एक्चुअली गेट इन रिटर्न। तो केडिया साहब, आपने 2 चीज़ें हमेशा बोली हैं
और शायद हमेशा सिखाई हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों स्पेशली द यंग ऑडियंस शुड बेनिफिट फ्रॉम इट, इज द टू डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर केडिया। नॉट ओनली इज़ एन ओरिजिनल थिंकर, यह दो चीज़ों को का समन्वय बड़ा अच्छी तरीके से करते हैं, पेशेंस एंड क्वांटिटी। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने सेरा में इन्वेस्ट करा था, अतुल ऑटो में जब केडिया साहब ने इन्वेस्ट करा तो शायद 4 साल तक शेयर में 5% मूवमेंट था, और अगले 5 साल के अंदर शेयर उसके अंदर 100 गुना मूवमेंट आया। तो आपने जब एक उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आप पेशेंस और क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? जब 2-3 साल तक आपका शेयर कोई नहीं चलता है तो आपको नहीं, आप कैसे वो डिसाइड करते हैं भाई इसका भी समय आएगा, या फिर मैं गलत हूँ, या फिर मैं सही हूँ, या फिर मुझे उसको बेच देना चाहिए? वो कन्विक्शन कैसे आती है आपके पास? वो ऐसा है कि जब तक समझिए ये स्टोरी की बात है ना, जैसे मेरा एक कोट है, चेज द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल, मनी विल मेक यू रिच बट स्टोरी विल मेक यू वेल्दी। तो जब तक वो स्टोरी उसके अंदर में कायम है, जब तक, जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो और समझिए 3 घंटे की पिक्चर है, आधे घंटे बाद आपको लगने लगे पिक्चर बोरिंग है, आप उठ के तो नहीं जाते हो, कितने आदमी उठ के चले जाते हैं। इंटरवल तक आपको लगता है बोरिंग है, फिर भी आप उठ के तो नहीं जाते हो कि शायद बाद में होगा। कई पिक्चर ऐसी होती है कि इंटरवल तक आपको लगता है बकवास है, उसके बाद में जब वो क्लाइमेक्स पकड़ती है तो आप बोलते हो ओ माय गॉड क्या पिक्चर थी। वो 15 मिनट के क्लाइमेक्स में या 15 मिनट की स्टोरी के अंदर में पूरी 3 घंटे का आपको जो पेन आपका खत्म हो जाए, आपको लगता है ओ माय गॉड, फिर आप बोलते हो पिक्चर जरूर देखना। एक सिमिलर एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा ही उदाहरण, ऐसा ही एग्जाम्पल ये भी यहाँ पर भी है कि वो स्टोरी है, वो स्टोरी कब प्ले आउट होगी ये आपके दिमाग में नहीं है। तो आपने बोला जब 2 साल 3 साल शेयर नहीं चलते हैं, तो मैं उसको 2 चीज़ों से कनेक्ट करता हूँ। एक तो ये चलता हूँ कि क्या हम बुल मार्केट में हैं क्या, क्योंकि फूल तो बसंत में ही खिलने वाले हैं। माली का काम उसमें सींचते रहना, उसकी मॉनिटरिंग करते रहना, उसको देखते रहना, हवा पानी धूप उसके अंदर में सेकते रहना। वो फूल कब खिलेंगे ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये साल भर का क्रम नहीं है कि बसंत में कुछ क्रॉप होती है 3 साल में 1 बार आएगी, कुछ क्रॉप ऐसी होगी कि 1 साल में 6 बार आएगी। आप तो आपसे बढ़िया एग्जांपल कौन दे सकते? आम्रपाली आम देखिए। एग्जैक्टली। तो ये तो मैं स्टोरी को ढूंढते रहता हूं कि हम बुल मार्केट, अगर हम बुल मार्केट में नहीं है तो मेरे को लगता है कि कोई बात नहीं, मेरा शेयर अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरे शेयर भी ज्यादातर चल नहीं रहे हैं, तो अभी वो सीजन नहीं आया। लेकिन सीजन आने के बाद में अगर मेरा शेयर नहीं चलता है तो मैं उसको फिर जाकर वापस उसको आत्मविश्लेषण करता हूं कि कहीं मैं गलत तो, ये तो ऐसे भी क्रम चलते रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, तो ये क्रम इसके अंदर में चलते रहता है। तो जब तक वो स्टोरी ठीक रहती है मैं शेयर के साथ में बैठा रहता हूं, और जब स्टोरी अगर गड़बड़ा हो जाए तो चाहे वो बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो या कुछ हो, तो मैं उसमें से निकल जाता हूं। तो इसी बोलकर वो पेशेंस अपने आप आ जाता है कि 2 साल आपके शेयर नहीं चलेंगे, आप बैठे हो आराम से कि चलो बैठे रहो गंगा किनारे, कभी ना कभी तो लहर आएगी। तो आप बैठे हो, तो जब लहर आएगी तब लहर आना आपका काम नहीं है भाई, आपका वहां टिके रहना आपका काम है। यहाँ विजय भाई, आपका जो है आपका इंटेलिजेंस ऑल टाइम हाई पे है, आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे है, आपकी फिटनेस ऑल टाइम हाई पे है, और मुझे ये भी मालूम चला है कि आपका यश भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच रहा है, क्योंकि आपको हमने देखा कि हमारी ग्रुप कंपनी नवभारत टाइम्स ने आपको एक अवार्ड दिया है, आपको पीयूष गोयल जी, उसकी एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और विजय भाई तो हमारे साथ आज पूरे दिन है ही, ये देखिए ये सम्मान मिला है, एनबीटी ने एस इन्वेस्टर अवार्ड से सम्मानित किया। पीयूष गोयल जी और फडणवीस जी वो साथ में थे। आपने वहाँ पे एक छोटी सी कविता सुनाई थी, वहाँ पे आपने क्या कविता सुनाई थी, जरा एक बार हमारे व्यूअर्स को दोबारा से बताएं। तो वो कविता ये सुनाई थी, और ये कविता मैंने लास्ट ईयर लिखी थी जब शिंदे जी मुख्यमंत्री बने थे। तो उस समय 4 लाइन की छोटी सी कविता लिखी थी। तो वो मैंने, शिंदे जी भी आने वाले थे, संजोग से लास्ट मोमेंट पर आए नहीं, तो मैं देखा 2 दिग्गज हैं यहाँ पर खड़े हुए, इनके कलीग ही है शिंदे जी के, तो मौका है, मौका देख के चौका मार दो, तो मैंने मार दिया। कविता इस तरह थी, और वो शेयर बाजार के लिए ही है, वो मैसेज है उसके अंदर में कि हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है, ऑटो ड्राइवर सीएम बन गया, चाय वाला पीएम है, ये खेल अभी भी जारी है, करनी तुम्हें तैयारी है, कसले कमर उठा ले बीड़ा, अब तेरी ही बारी है। क्या तो ये कविता। शानदार शानदार शानदार। तो ये ख्याति विजय भाई की ऑल टाइम हाई पे, हमारा प्यार भी ऑल टाइम हाई पे। अब Duty as an television anchor, ask the guest for a birthday gift for our viewers. सदा सुखी बाबा। वो तो आशीर्वाद है, हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं। देखो आया तो मैं देखा है, अब सबसे पहले मेरी नजर यही थी कि मैं देखा रिटर्न गिफ्ट कहीं कुछ पड़ा हुआ नहीं था, तो मैं समझ में आ गया तो उस पर डिपेंड करता है। मैं तो बड़ा सा झोला लेकर आया था, पर झोला आपको भरना है अब। हाँ जी
इंतजार है क्या? रिटर्न गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट हम देंगे आपको, हमने उसकी भी तैयारी करी है, मगर अभी तो समीर भाई के लिए भी रिटर्न गिफ्ट हम रेडी कर रहे हैं, मगर पहले बर्थडे गिफ्ट। ये बता दो कि तो स्टॉक पिक ही हो सकती है विजय जी। व्यूअर क्या चाहते हैं? व्यूअर चाहते हैं जब समीर भाई और विजय जी आएंगे, व्हेन आई से स्टॉक पिक, आई विल टेक द वर्ड पिक आउट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड next 2 to 3 years an investment bet where please do your due diligence, please understand that markets have a risk. This is not a recommendation, we are simply discussing the way two of the finest investors in India right now are investing. ये कोई recommendation नहीं है, सोच कर समझ कर निवेश करें, मगर हम आपकी थॉट जानना चाहते हैं कि एज अ वेटरन इन्वेस्टर, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, एज एन वेटरन इन्वेस्टर आपको इस समय अगले 3 से 5 साल के लिए कहाँ पर वैल्यू लगती है, कहाँ पर आपको लगता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, पेशेंस एंड क्वांटिटी, आप उसका कॉम्बिनेशन इस समय आपको दिख रहा है, पेशेंस, क्वांटिटी एंड वैल्यू? देखो सर, ऐसा है कि मेरा अभी जो पोर्टफोलियो है, जो भी छोटा मोटा पोर्टफोलियो है, वो वेल डाइवर्सिफाइड है। इसमें आप समझे मेजर जो होंगे 10-12 कंपनियां या 15 कंपनियों में मेरा इन्वेस्टमेंट है, और इसमें तरह तरह के, जैसे वो बुके में हर तरह के फूल होते हैं ना, वो हर तरह के फूल है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसके अंदर में टेलीकॉम इक्विपमेंट भी है, हॉस्पिटल भी है इसके अंदर में, और इस तरह अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये हाँ ईवी की स्टोरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मेरे पास में 2 शेयर्स हैं, तो ये पूरा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और एज ऑन डेट जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है इन सब का फ्यूचर मेरे ख्याल से अगले 5-10 साल तक मेरे को इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। मेरे को एक समझ में आती है, शेयर बाजार में बड़ा पैसा जब भी कमाया जा सकता है जब आप सनराइज इंडस्ट्री को पकड़े। आप जब वो सुबह का जब सूरज उदय होता है, उस समय अगर जो इंडस्ट्री को अगर आप पकड़ते हैं तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है, और अगर आप वो 2 बजे 3 बजे वाले को अगर पकड़ते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन की संभावना कम होती हो सकता है, लेकिन संभावना कम होती है। मेरे को यही एक पूरा मंत्र समझ में आया शेयर बाजार का, कि आप कितनी अर्ली स्टोरी को आप आइडेंटिफाई करते हो। तो मेरे को मोटा मोटी ऐसे लगता है कि स्टोरी सब आइडेंटिफाइड हो चुकी है। अभी पहले जैसे मैंने कुछ शेयर लिए तो लोगों को वो आइडेंटिफाइड नहीं थी, अब ये पब्लिक डोमेन पे है, सब लोग उसी इंडस्ट्री के, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, हर आदमी कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में अब स्टोरी ढूंढ लिया है और सब घुसे हुए हैं। अब ये कारवां चालू है, तो ये 5-7-10 साल चलेगा। मेरे को अभी ये लग रहा है, अभी भी मेरे को ये पीएसयू जो बैंक्स हैं, कुछ बैंक्स ऐसे जो पीएसयू उसके हैं, वो बहुत सस्ते लगते हैं, क्योंकि जो बैंक 15% 20% की ग्रोथ करेगी आप, तो उसके अंदर में, और आगे अभी ये क्रेडिट साइकिल चालू हो रहा है, ये शुरुआत हो रही है। जैसे आज या कल भी पेपर में न्यूज़ आया कि वो शायद एफएम ने भी बताया कि हाँ, वो बिकॉज ऑफ प्राइवेट कैपेक्स और बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के कैपेक्स के कारण वो जो ग्रोथ आ रही है, तो ये जो है ये अल्टीमेटली, अगर आपको वो स्टोरी अगर आप मिस कर रहे हैं तो बैंक के शेयर सस्ते हैं, मेरे को लगता है उसमें ये नया एक सनराइज सेक्टर है, तो ऐसा मेरे को लगता है। बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, सनराइज तो है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम हम देख चुके हैं 2003 से 2008 में आया था, उसके बाद मोस्ट ऑफ द कंपनीज वेंट थ्रू अ बैड डेट एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। सिमिलरली पीएसयू बैंक्स, क्या यह 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है? आई होप आई एम रॉन्ग, बट पीएसयू बैंक्स आर ऑल्सो वेरी सिक्लिकल, क्योंकि आपने जो बड़े निवेश करे हैं, जैसे आपने सेरा में निवेश करा था, उस समय का सनराइज सेक्टर था, अतुल में निवेश करा सनराइज सेक्टर था, तेजस में निवेश करा सनराइज सेक्टर था। आप छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं जब वो बड़ी हो सकती है, मगर इंफ्रा और पीएसयू बैंक्स मे बी दे आर इन द सेकेंड इनिंग्स नाउ। तो मैं ऐसा बताता हूँ, सनराइज सेक्टर मतलब ये नहीं होता कि नया सेक्टर, जो सन आज अस्त होता है वो दूसरे दिन सुबह उदय होता है वापस, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं कोई नई सेक्टर की बात है बस, हाँ, वो आता रहेगा, तो वो क्रम है, ये प्रकृति का क्रम है, तो उसके अंदर में आपको वहां पर तो ये तो आना और जाना इसका चलता रहता है। अब आप ही के बात का एग्जांपल देता हूं, जो 3008 से बीच के अंदर में आप देखिए, हिस्ट्री बोलते हैं ना, अपने आप को रिपीट करती है बट नॉट इन राइम्स, या ऐसे वैसे कुछ है, जो भी एक कहावत है अंग्रेजी में, राइट? 2003 से 7 के बीच में सोचिए, इंफ्रा का इतना बड़ा बूम था, 200-300 कंपनियां आ गई थी, 5000 सब कॉन्ट्रैक्टर आ गए थे, और सारे बनवास में चले गए। 2008 से लेकर 2022 तक, या 7 से लेकर 21 तक इनका 14 साल का बनवास था। ये उसके अंदर में सब कंपनियां खत्म हो गई, लेकिन अगर 5-7 कंपनियां, 10 कंपनियां बची रह गई। हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कोई सिंगल कंपनी 1, 2, 3, 4 ही होंगी। उस जमाने में जिसको देखो, जो आदमी 550 करोड़ का काम करता था, वो भी 500 करोड़ का काम करने लगे। तो वो सनराइज उनका सनसेट हो गया, उनका ये वापस उनका नया सनराइज हुआ है। सेम यही चीजें बैंकों के अंदर में हुई थी।
उस समय बैंकों का जितना बड़ा जो बूम आया, सेम ये चीज डिफेंस के शेयरों में होती है। अगर आपको याद हो BL, BML और ये वो जो क्या बूम चला था, अभी हिस्ट्री वो अपने आप को देखिए वापस 1 by 1 दोहरा रही है। तो ये इस बात का इंडिकेटर है ये कि ये सन जो है ये वापस जो डूबता है वही वापस उगता है। आखिरी 1-2 सवाल। लार्ज कैप में आपने लास्ट इंडिगो में निवेश करा था जहाँ तक मुझे याद है, उसके बाद कहीं निवेश करा कोई लार्ज कैप स्टॉक में जिसकी मार्केट कैप $10 बिलियन से ज़्यादा है? नहीं किया। इंडिगो के अंदर आपको क्या लगता है कि स्टोरी इंटैक्ट है? बिकॉज अगर आप देखें तो एक साइड टाटा अपना फ्लीट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब आपने इंडिगो में निवेश करा था टाटा के इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्लियर नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि भाई जो रिलायंस ने जियो की वजह से जो टेलीकॉम में करा, क्या टाटा वह एयरलाइन में कर सकता है? अगर वो होगा तो इट इज़ गुड फॉर कंज्यूमर बट इट इज़ नॉट गुड फॉर शेयर होल्डर्स। नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि इतनी बड़ी कंट्री के अंदर में कोई एक आदमी पूरी कंट्री को सर्व कर सकता है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 140-50 करोड़ की पॉपुलेशन को खाली टाटा सर्व कर देगा या खाली इंडिगो भी सर्व, या टाटा और इंडिगो मिलकर भी सर्व कर देंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी कंट्री में जरूर 4-5 एयरलाइंस जो हैं, जो सॉलिड एयरलाइंस जो हैं वो जरूर रहनी चाहिए। तो मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। और टाटा भी दूसरा एक बात समझिए, जब इन्होंने अगर एयर इंडिया लिया, मैं मेरे लिमिटेड नॉलेज से बोलता हूँ, एक खाली धंधे की भाषा से के हिसाब से बोलता हूँ, टाटा ने अगर एयर इंडिया लिया तो कोई चैरिटी करने के लिए नहीं लिया है कि उसने कोई चैरिटी के लिए ले लिया है, कोई NGO चलाने के लिए उसने नहीं लिया है। उसने जरूर ये किया कि एयर इंडिया जो पहले जो करता था कि ये फ्री ट्रैवल हो रही है, ये भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी मेड भी साथ में ट्रैवल फ्री कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, बच्चे के बच्चे भी कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, सब कल्चर उसके अंदर में सब खत्म हो गया होगा या होने वाला होगा या हो जाएगा वो, ये अब हम सब समझते हैं। उन्होंने बिजनेस सेंस से लिया है उन्होंने, तो वो जो बिजनेस सेंस में अगर आते हैं तो सब चीज़ अपने आप में एक बार अलाइनमेंट हो जाती है। और अभी टाटा को, चाहे टाटा आया है उसको, लेकिन इंडिगो को बीट करने के लिए अभी उसको बहुत टाइम लगेगा। 60% या 65% इंडिगो का मार्केट शेयर्स है। तो वो कोई चुपचाप सुस्त बैठ नहीं गया वो इंडिगो की, उन्होंने सरेंडर कर दिया, वो चुपचाप बैकफुट में आ गया है। जब आप उसको क्रॉस करना मेरे को ऐसे लगता है कि कोई इतना ईजी नहीं है। आप दूसरी कंपनियों की आप देखिए हालत, जिस तरह से बीच में थोड़ी सी नाजुक स्थिति रहती है, डामाडोल होती है। और कि आप आकाशा को देखिए, गो गया वापस कब आएगा पता नहीं। हाँ, कब आएगा। तो ये और ये सबके लिए जगह रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि ये चले भी गए हैं, अभी जेट वापस जैसे तैयारी कर रहा है, बोलते 100 करोड़ रुपया वापस डाल रहा है कुछ, सब कंपनी आएंगे, सब सर्वाइव करेंगे। पहले क्या था ना, जो फ्लाइंग जो था ना, एयर में आप जो ट्रैवल करते वो लग्जरी माना जाता था, एक स्टेटस माना जाता था। अभी वो कॉमन हो गया, ऐसे लग रहा नेसेसिटी हो गई है। आप प्लेन में देखिए कि जिस समाज से लोग जहां पर आते हैं, वो कोई जरूरी अब सूट बूट वाले और बढ़िया कपड़े वाले ही आ रहे हैं, सिंपल साधारण जनता जो भारतीय है वो ट्रेवल कर रहे हैं। और उसके बाद ये 5-7% ही केवल ट्रैवल कर रहा है इंडियन। हाँ, बहुत ज्यादा पेनिट्रेट, सब लोग फ्लाइट, पूरा देश अभी फ्लाइट से नहीं आया है। नहीं आया इतनी वॉल्यूम के बाद भी 5-7% लोग ही अभी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक आने वाली स्टोरी बता रहा है। इसमें डिले हो सकती है, लेट हो सकता है, इंडिगो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये चलता रहेगा। लेकिन मेरे को लगता है ये स्टोरी 10-20 साल की स्टोरी है। ये मेरे को 2-4 साल की स्टोरी नहीं लगती है। ये आपकी लाइफ जैसे रेलवे की स्टोरी है, ये स्टोरी है ये। बहुत बढ़िया बात है। और इससे पहले आपको हम धन्यवाद करें और